तो मेजरमेंट के लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, कल्टीवेटेड माने जिस जमीन पर खेती की गई है, खेती योग्य जमीन पर मेजरमेंट करने के लिए उसने गज ए सिकंदरी, एक नया मापतौल का तरीका, गज ए सिकंदरी किसके द्वारा चालू किया गया? सिकंदर लोधी द्वारा। तो गज ए सिकंदरी ऑफ 32 डिजिट्स, 32 अंकों का गज ए सिकंदरी यूज किया गया। सिस्टम वेयर यूज्ड। तो गज ए सिकंदरी जो प्रणाली है भूमि के मापने की, ये कौन चालू किया? सिकंदर लोधी। ये कुछ कविताएं भी लिखता था, तो वो किस भाषा में लिखा करता था वो पूछा गया है। तो गुलरुखी जो शैली है, उस गुलरुखी स्टाइल में he wrote his collection by name गुलरुखी। गुलरुखी नाम से अपने आर्टिकल को लिखता था, और किस भाषा में? तो वो पर्शियन स्टाइल में, फारसी भाषा, फारसी भाषा में ये अपनी रचनाओं को लिखा करता था। गुलरुखी उनकी रचनाओं का नाम था। ये सुन्नी संप्रदाय का था, सुन्नी सेक्ट। वेरी क्रूअल, वेरी क्रूअल। अच्छा, आम जनता से जो इंटरिम टैक्स लिया जाता था उसने ये खत्म कर दिया। इंटरिम टैक्स, टैक्स का कर्ज भार खत्म किया। ही डेवलप्ड अ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, जो भी विभाग होता था उनकी देखभाल करने के लिए एक गुप्तचर विभाग ही इस्टेब्लिश्ड अ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की स्थापना किया, गुप्तचर विभाग। तो ये गुप्तचर विभाग भी एक बनाया। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है, हिमाचल प्रदेश के नागरकोट जिले में एक मंदिर है दुर्गा माँ की। उस मंदिर को ज्वालामुखी टेम्पल कहा जाता है, ज्वालामुखी टेम्पल। तो इसने ज्वालामुखी टेम्पल पे अटैक कर दिया, और ज्वालामुखी टेम्पल पे जो माँ दुर्गा की प्रतिमा थी उस मूर्ति को इसने टुकड़ों में तोड़ दिया, और उस टुकड़ों को कसाई को दे दिया, और उस टुकड़े से कसाई जो है मांस तौलने का काम करते थे। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ही ब्रोक द आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा and distribute this it to butchers to weigh flesh। फ्लेश नहीं, मीट कह सकते हो, मीट। तो बटखरे के रूप में यूज करने के लिए देते। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जैसा कि सभी सुल्तानों ने किया, लिवाइड जजिया टैक्स। और मुस्लिमों पर जकात, जकात कर मुस्लिमों पर लगाया।
इसने तजिया निकालने पर भी रोक लगा दिया कि कोई तजिया नहीं निकलेगा। He pardoned, he prevented on तजिया नहीं निकलेगा। इसने औरतों को, मुस्लिम औरतों को पीर और सूफी संतों के दरगाह पर भी जाने से मना कर दिया कि कोई मुस्लिम औरतें न ही मस्जिद में जाएंगी, न ही पीर के पास जाएंगी और न ही किसी सूफी संत से मिलने जाएंगी। He prevented Muslim women to visit पीर एंड सूफी संत। तो पीर और सूफी संतों के दरगाह पे नहीं जाना है, मुस्लिमों को ये मना कर दिया, मुस्लिम औरतों को, सॉरी। लेकिन लूटपाट में कोई भी माल आता था तो उसमें से एक सिंगल पैसा भी नहीं लेता था। पहले के राजा लूटपाट में, अलाउद्दीन खिलजी 75% ले लेता था लूटपाट में, और जलालुद्दीन खिलजी, इसके पहले फिरोज शाह तुगलक 20% हिस्सा लेता था सिर्फ, कि लूट से कोई खजाना में लूट के आया है कहीं से, तो उसके सैनिक कहीं से खजाना लूट के लाते थे, तो खजाना, लूटे गए खजाना में से सिर्फ 20% हिस्सा लेता था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसने एक पैसा भी नहीं लिया लूटे हुए खजाना में से। He did not take a single penny in loot। लूट से जो भी आया था उसमें से एक पैसा नहीं लिया। इसने मुस्लिम शिक्षा के लिए बहुत काम किया। मुस्लिम एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए बहुत जोर दिया इसने, और दो विद्वानों को बुलाया, शेख अब्दुल्ला एंड शेख अजीजुल्ला। भाई शेख अब्दुल्ला एंड शेख अजीजुल्ला। शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला ने भारत में मुस्लिम शिक्षा के प्रचार और प्रसार में काफी सहयोग दिया। 1517 में सिकंदर लोदी को गले का एक संक्रमण रोग हो गया और इस रोग से वो मर गया। He died of throat problem। तो इसके बाद भारत की गद्दी पर दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी बनता है, और ये 1517 से 1526 तक भारत का शहंशाह रहता है। देखिए, ये हमेशा लोगों का इंसल्ट किया करता था, इब्राहिम लोदी। ही वॉज ऑफ वेरी एरोगेंट नेचर, and always insulted his nobles। ओपनली, एकदम खुलेआम राज दरबार में उनकी निंदा किया करता था, हमेशा उनको अपमानित करता था। बहुत ही क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था, बहुत गुस्सैला आदमी था। तो ये लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक होता है। ही वॉज द लास्ट रूलर of Lodi dynasty। इब्राहिम लोदी
इसने अपना एक गवर्नर नियुक्त किया पंजाब में, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन था, तो पंजाब क्षेत्र था। पंजाब के गवर्नर का नाम था दौलत खान लोधी। और इसके एक अंकल थे, अंकल ऑफ इब्राहिम, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान। इन दोनों ने क्या किया कि अफगान का एक बहुत ही पावरफुल टैरेंट था, अत्याचारी शासक, दे इनवाइटेड। एक्चुअली में होता क्या है कि दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर होता है और इसका चाचा इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर ये दोनों बैठना चाहते हैं, लेकिन इब्राहिम लोधी खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है, तो उसका रास्ता साफ करने के लिए ये दोनों आपस में मिलते हैं, बोलते हैं कोई उपाय निकालना होगा जिससे दिल्ली की गद्दी पे हम लोग बैठ पाए। तो इसने क्या किया, एक बाहरी आक्रमणकारी बाबर को इनवाइट करता है टू इन्वेड इंडिया। तो जो बहुत ही बहुत क्रूर है, बहुत पावरफुल है, वो इंडिया में आएगा तो क्या लगता है इन लोगों को कि शासन मिलेगा? नहीं। तो बाबर आता है, कल 21 अप्रैल था ना, तो 21 अप्रैल 1526 में बाबर केम टू इंडिया। और पानीपत के मैदान में, पानीपत की पहली लड़ाई होती है, पानीपत फर्स्ट बैटल। और ये पहली बार तोप का यूज करता है वार में, गन एंड आर्टिलरी। तो तोप खाने के सामने इब्राहिम लोधी की घुड़सवार सेना टिक न सकी और इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया और भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी और दिल्ली सल्तनत ढेर हो गया बाबर के सामने। बाबर ओन द बैटल and Ibrahim Lodi was killed. Thus, दिल्ली सल्तनत डिमोलिस्ड, दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। एंड मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड। मुगल वंश की नींव पड़ी भारत में। आप लोगों को दिल्ली सल्तनत से संबंधित ये चीजें अच्छी अगर लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं आने वाले समय में आपको, ताकि रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। तो हम लोग जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ क्यों, आखिर क्या ऐसा बॉटम लाइन था, व्हाट वेयर द बॉटम लाइंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या क्या बातें हुई उनका एक स्नैपशॉट लेते हैं, संक्षिप्त समरी। दिल्ली सल्तनत में क्या कला और साहित्य का विकास हुआ, कौन कौन से पोएट थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, कौन कौन से शासक थे जिन्होंने कुछ काम किया, तो उनका एक संक्षिप्त वर्णन हम लोग थोड़ी देर में लेते हैं।